अस्सलाम वालेकुम। CS601 मॉड्यूल 61 से 75 तक पढ़ना है इस वीडियो में। अच्छा, ब्लॉक कोडिंग क्या होती है? लाइन कोडिंग को हमने स्टार्ट किया था, ब्लॉक कोडिंग का थोड़ा सा पढ़े कि ब्लॉक कोडिंग क्या चीज़ होती है। तो ब्लॉक कोडिंग कहता है कि इट चेंजेस ब्लॉक ऑफ एम बिट्स जो आपका ओरिजिनल डाटा होता है इनटू ब्लॉक ऑफ एन बिट्स। ठीक है, मतलब एक आपके जो डाटा होता है उसको एक डिफरेंट नंबर ऑफ ग्रुप्स में चेंज करता है। ठीक है, उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ बिट्स होती हैं और ये जो एन होता है ये एम से ग्रेटर होता है। ठीक है, मतलब इन सिंपल वर्ड्स अभी हम आगे इसको डिटेल में देखते हैं, बट होता ये है कि आपका जो ओरिजिनल डाटा दैट से वो थी 3 बिट्स थी। ठीक है, तो उनमें क्या होगा कि ब्लॉक कोडिंग के बाद एक उनमें एक्स्ट्रा बिट जो है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, और एन हमेशा इस तरीके से ये जो होंगी इनको हम एम बिट्स बोलेंगे जो कि आपका ओरिजिनल डाटा होगा, और ये जो एक्स्ट्रा बिट ऐड होने के बाद हमारा डाटा होगा जो कि हमारे पास इस तरीके से 4 फिगर्स बनेंगे, उनको हम एन बिट्स बोलते हैं। ओके, इसको हम एन बाइनरी इनकोडिंग टेक्निक भी कहते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें जो सिंक्रोनाइजेशन होती है ना, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि सेंडर जिस सीक्वेंस में डाटा भेज रहा है रिसीवर को उसी सीक्वेंस में मिले। इस चीज़ को सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। या फिर ये है कि जो दोनों साइड्स की क्लॉक टेकिंग है, क्लॉक ट्रिकिंग एक यूनिट ऑफ टाइम होगा। ठीक है, वो 1 सेकंड भी हो सकता है, आधा सेकंड, 1 माइक्रो सेकंड, कोई टाइम होगा। ठीक है, तो वो कहता है कि क्लॉक जो है वो दोनों की क्लॉक ट्रिकिंग दोनों साइड की सेम हो, इस चीज़ को सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है? रिडंडेंसी बोलते हैं एक्स्ट्रा बिट्स को जो यहाँ पे हमने ऐड की थी। ओके, ब्लॉक कोडिंग गिव्स अस रिडंडेंसी। ठीक है, इम्प्रूव्स लाइन कोडिंग। अब ये ब्लॉक कोडिंग है, आपको अगर याद हो हमने देखा था कि लाइन कोडिंग मस्ट यूज़ होती है और ब्लॉक कोडिंग और स्क्रैम्बलिंग जो होते हैं वो ये दोनों कभी भी ज़रूरत पड़ती हैं और मतलब लाजमी नहीं है। ओके, तो ब्लॉक कोडिंग हमें क्या देती है? रिडंडेंसी देती है, एक्स्ट्रा बिट्स देती है, और जो है हमारी लाइन कोडिंग की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। ओके, अब यहाँ पे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? ये आपके पहले आपका डाटा था, उसको हमने एम नंबर ऑफ बिट्स के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब एम कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 3, 4, 8 वटेवर। ठीक है, वो एक एम बाइनरी टू एन बाइनरी सब्स्टिट्यूशन, ये एक सर्किट है। ठीक है, जिसमें से गुजरा, और गुजरने के बाद हमने क्या किया कि उसमें एक्स्ट्रा बिट्स ऐड करके उसको एन बिट्स एन और एम याद रखिए कि ये 2 नंबर हैं। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकते हैं, तो एन बिट्स के ग्रुप्स में हमने उनको चेंज कर दिया, और एन हमेशा क्या होता है? ग्रेटर होता है एम से। ओके, अब यहाँ पे एक और इन्होंने थोड़ी सी बताई कि NRGI जो लाइन कोडिंग थी उसके साथ हम 4 बाइनरी 5 बाइनरी को कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका सेंडर है जिसने सबसे पहले डाटा दिया 4 बाइनरी 5 बाइनरी इनकोडिंग को। ठीक है, और ये इनकोडिंग करने के बाद यहाँ पे ये सारे काम जो है ना पीछे से जो 3 हैं, डिवीजन, सब्स्टिट्यूशन और कम्बिनेशन, ये सारे अब इसी सर्किट के अंदर हुए हैं। इस सर्किट के अंदर होने के बाद वो जो आपका डाटा है वो NRGI इनकोडिंग के पास गया, उसने उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया, फिर वो लिंक के थ्रू जो है वो NRGI डिकोडिंग के पास गया, डिकोडर ने उसको वापस से ज़ीरोज़ में चेंज किया, और ज़ीरोज़ में चेंज करने के बाद फिर 4B 5B डिकोडर को दिया। डिकोडर ने वो जो एक्स्ट्रा बिट्स यहाँ पे ऐड हुई थी इस पॉइंट पे उनको यहाँ पे आके रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद हमारा डाटा जो ओरिजिनल था वो हमारे रिसीवर के पास पहुँच गया। ओके, अब यहाँ पे एक कहता है कि लेट्स से अगर हमारा M4 था, ठीक है, तो एन हमारा 5, मतलब एम ग्रुप्स में जितने बिट्स थे वो 4 थे। ठीक है, तो एन में 5 हो जाएंगे। इस तरीके से एन हमारा हमेशा ग्रेटर होता है एम से। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने एक थोड़ी सी मैपिंग कोड्स बताई कैसे। तो लेट्स से आपका डाटा था ये 0 0 0 यानी 4 बिट्स थी। ठीक है, तो इनकोड करने के बाद, ठीक है, 4 बाइनरी 5 बाइनरी इनकोडिंग के बाद वो कुछ यूँ हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 जो होते हैं डिजिट्स, ठीक है, इनके मैक्सिमम कम्बिनेशन 16 बन सकते हैं, और जब 5 हुए तो 5 के 32 हो जाते हैं। अब जो फर्स्ट 16 सीक्वेंस थे यहाँ पे इनकोडिंग में वो तो हमने इनके इक्वल लिख लिए, बाकी जो एक्स्ट्रा सीक्वेंस थे मतलब जो 17 से ऑनवर्ड जो सीक्वेंस थे इनकोडेड के उसको हमने फिर कुछ कंट्रोल सीक्वेंस के लिए रख लिया कि फॉर एग्जांपल अगर ये कोड होगा तो ये किस चीज़ को डिनोट करेगा कि हमारा क्वाइट सीक्वेंस चल रहा है, और ये होगा तो ये आइडल को इस तरीके से। ओके, एंड सो ऑन, मतलब ये डिफरेंट जो है कोड्स हैं डिफरेंट चीज़ों को डिनोट करने के लिए यूज़ होते हैं। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल है, कहता है कि वी नीड टू सेंड डाटा एट 1 Mbps रेट। ठीक है, व्हाट इज़ द मिनिमम रिक्वायर्ड बैंडविड्थ? हमने बैंडविड्थ फाइंड करनी है यूजिंग कम्बिनेशन ऑफ 4 बाइनरी 5 बाइनरी एंड NRG और मैनचेस्टर कोडिंग। ठीक है, NRGI या मैनचेस्टर में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं, और हमने बैंडविड्थ फाइंड करनी है। सबसे पहले हमारा डाटा रेट आ गया। डाटा रेट में
और हमें पता है कि जो 4 बन रही 5 बन रही है ना, तो 4 बिट के हमारे m बिट्स होंगी और या n में कितनी होगी 5, ठीक है। तो हमने जब इस 1.5 1.1 मेगाबिट्स को जब हमने 5 बिट के हिसाब से अरेंज किया तो हमारे पास 1.25 मेगाबिट्स हमारा डाटा रेट आ गया। अब हमने NRZI के हिसाब से किया तो NRZI में बैंडविड्थ होती है n/2, मतलब हमारी डाटा बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमने किया तो हमारे पास इस तरीके से एक बैंडविड्थ आ गई 625 किलोहर्ट्ज़ के हिसाब से। अब जो मैनचेस्टर स्कीम होती है उसके लिए मिनिमम हमें जो बैंडविड्थ चाहिए वो 1 मेगाहर्ट्ज़ है। तो मैनचेस्टर हम यूज़ नहीं कर रहे, हम NRZI यूज़ करेंगे। यहाँ पे और लिखा हुआ है ना, तो कोई एक यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये जब हमने किया तो हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये सिंक्रोनाइजेशन वाला इशू हमारे पास सॉल्व हो गया, सिग्नल रेट हमारा ऊपर गया, ठीक है। और ये है कि जो बैंडविड्थ होती है NRZI की वो हमेशा लोअर होती है मैनचेस्टर से, तो इस वजह से हम यहाँ पे NRZI यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारी 1 मेगाहर्ट्ज़ से थोड़ी निकली है ना बैंडविड्थ, इस वजह से। लेकिन इसमें एक DC कंपोनेंट इशू होता है। DC कंपोनेंट इशू ये होता है कि आपका सिग्नल जो वोल्टेजेस होती हैं ऑफ कोर्स, ठीक है, तो अगर उसमें पॉजिटिव वोल्टेजेस नेगेटिव वोल्टेजेस ज़्यादा हैं तो आपका एक DC कंपोनेंट एरर आता है। ये इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, बट ये समझ लें कि एक सिग्नल का ऐसा पार्ट होता है जो कि रिसीविंग साइड पे जो है वो रिसीव नहीं हो सकता प्रॉपरली बहरहाल। ओके, तो यहाँ पे अगेन उन्होंने एक सिंपल से एग्जांपल दिया कि आपके 4 बिट के ब्लॉक से उनको हमने कैसे 5 बिट में चेंज किया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे इनकोडिंग कैसे होती है, सॉरी 8B 10B, पीछे हम पढ़ रहे थे 4B 5B, अब 8B 10B। तो सिंपल कुछ भी नहीं है, बस इसमें यह है कि उन्होंने एक 3B 4B इनकोडर और 5B 6B इनकोडर को मिला दिया है। तो 5 बिट जो है वो इसके पास चली जाएंगी और 3 बिट इसके पास चली जाएंगी, और रिज़ल्ट में फिर ये डिस्पैरिटी कंट्रोलर के पास आएगा। अब चूँकि हमें रिज़ल्ट में एक 10 बिट की जो है वो सीक्वेंस चाहिए, तो ये डिस्पैरिटी कंट्रोलर सिंपली क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा बिट्स आती हैं, गैर ज़रूरी डाटा जो जनरेट होता है इन 2 सर्किट से, तो उसको क्या कर देता है, ये रिमूव करता है। ओके, अब स्क्रैम्बलिंग क्या चीज़ होती है कहता है कि बाईफिस स्कीम्स सूटेबल फॉर लैंड बट नॉट फॉर लॉन्ग, ठीक है। जो बाईफिस स्कीम्स थी, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ी थी लाइन कोडिंग की, वो लोकल एरिया नेटवर्क के लिए ठीक है, बट लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सही नहीं है। ब्लॉक कोडिंग प्लस NRZ सॉल्व द सिंक इशू, हमने देखा था सिंक्रोनाइजेशन सॉल्व हो जाती है, बट DC कंपोनेंट वाला इशू उसमें आ रहा होता है। अब बाइपोलर AMI जो है एज ए नैरो बैंडविड्थ, ठीक है, उसमें DC कंपोनेंट वाला तो इशू नहीं होता है नैरो बैंडविड्थ की वजह से, लेकिन उसमें सिंक का इशू आ जाता है। सिंक का इशू ये होता है कि जब आप का डाटा लॉन्ग सीरीज़ ऑफ ज़ीरोज़ होती हैं, बहुत सारी ज़ीरोज़ एक सीक्वेंस में आ रही है या बहुत सारे वंस एक सीरीज़ में आ रहे हैं, तो उसमें इशू ये होता है कि आपके रिसीवर को पता नहीं चलता कि कहाँ से डाटा, कहाँ से एक बिट या कहाँ से एक कैरेक्टर फॉर एग्जांपल कह लें कि वो शुरू हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। कहते हैं द सिस्टम नीड्स टू इंसर्ट द रिक्वायर्ड पल्सेस बेस्ड ऑन द डिफाइंड स्क्रैम्बलिंग रूल्स, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें कुछ पल्सेस जो है वो इंसर्ट करनी पड़ती हैं। पल्स से मुराद सिंपली ये है कि कोई वोल्टेज होगी, कोई वोल्टेज की वैल्यू होगी, इस तरीके से समझ लें दैट, ठीक है, जो कि हमारे स्क्रैम्बलिंग के रूल्स में डिफाइंड होगी कैसे हमने इंसर्ट करनी है। इस बात का मतलब यह है कि द ट्रांसमीटर ऑटोमेटिकली इंसर्ट दीज रिप्लेसमेंट पैटर्न्स व्हेनेवर द ओरिजिनल डाटा वुड क्रिएट टू में, मतलब कि जब आपके डाटा में बहुत सारे ज़ीरोज़ आने लग जाएंगे तो हमारा जो ट्रांसमीटर है वो क्या करेगा, उनको एक नए पैटर्न में चेंज कर देगा। कैसे होता है हम देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो ये सारी इसकी डिटेल लिखी हुई है कि AMI को हम स्क्रैम्बलिंग से कैसे करते हैं। सिंपल हो कुछ नहीं रहा, बस ये हमारे पास सेंडर था जिसने मॉडिफाइड AMI को कोडिंग को हमारा जो डाटा इसके पास आया, इसने फिर एक वायलेटेड डिजिटल सिग्नल का मतलब ये है कि नॉर्मली AMI में क्या होता है कि अल्टरनेट मार्किंग इन्वर्जन होती है ना, कि हमारी एक बिट अगर पॉजिटिव थी तो दूसरी नेगेटिव होगी, फिर इसी तरीके से वो चलेगी, फिर अगली बिट के लिए वो डाटा ऊपर जाएगा, इस तरीके से मतलब होता है। जो तो वायलेशन ये होती है कि उसकी सीक्वेंस को AMI की सीक्वेंस को चेंज कर देती है। बेसिकली सिंपल वर्ड्स में ये होता है। बाकी ये सारी इसकी डिटेल लिखी हुई है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और वायलेटेड सिग्नल दैन मॉडिफाइड AMI डिकोडिंग के पास जाता है, उसको डिकोड करके अपने ओरिजिनल डाटा में जो है वो चेंज कर देता है। ओके अब 2 जो टाइप्स हैं टेक्निक्स की, स्क्रैम्बलिंग की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, एक B8ZS है और एक HDB3 है। इनको एक एक करके पढ़ते हैं हम। बाईपोलर विद 80 सबस्टेशन, B8ZS का ये फुल फॉर्म है, और हाई डेंसिटी बाईपोलर 30 ये HDB3 का फुल फॉर्म है। ओके, अब यहाँ पे B8ZS हमें बताया कैसे होता है। तो सिंपली आपने इसमें सिंपल चीज़ें देखनी है कि हमारे पास ये सीक्वेंस है ज़ीरोज़ का, ठीक है, ये वाली जो लाइन है, ठीक है। अब ये सारी ज़ीरोज़ थी तो हम इसको किस सीक्वेंस में चेंज कर रहे हैं, ये हमारी सीक्वेंस थी, इसको हमने किस सीक्वेंस में चेंज कर दिया है। पहले 3 0 के बाद फिर एक V, फिर एक B, फिर 0, फिर एक V, एक B। अब V क्या चीज़ है, V है वायलेशन। वायलेशन का मतलब ये है कि जो डिफ़ॉल्ट सिग्नल ने जैसे जाना था ना
तो उसकी वोल्टेज को हमने चेंज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सिग्नल 0 वोल्टेज पे जा रहा था तो हम इसको पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है। अब पॉजिटिव के बाद जो बी होता है, बी ये करता है कि बी आपकी EMI की जो नॉर्मल प्रोग्रेस होती है ना, जिस हिसाब से कि अल्टरनेट करना होता है वोल्टेज को, बी उस तरीके से अल्टरनेट करता है। अब EMI हमेशा जो है वो वोल्ट एक दफ़ा नीचे मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव होने के बाद 0 पे जाता है, तो ये 0 पे गया, ठीक है। उसके बाद अब 0 पे ही इसने चलना था क्योंकि हमारा आगे भी 0 ही था, लेकिन फिर एक वायलेशन आ गई, और ये वायलेशंस और बी कौन ऐड कर रहा है, ये हमारा ये B8CS स्क्रैम्बलिंग की टेक्निक जो है वो ऐड कर रही है। तो सिंपली हमने किया क्या है कि हमने ये जो कंसेक्यूटिव जीरोस थी इसको इस पैटर्न में चेंज कर दिया है। अच्छा, दूसरे केस में क्या है कि हमारा जो फर्स्ट केस में याद है कि हमारा जो प्रीवियस लेवल था इन जीरो से वो पॉजिटिव था, यहाँ पे 1 है ना, तो ये ऊपर है लाइन, तो ये पॉजिटिव है। नीचे में ये है कि हमारे पास जो 0 से पहले का जो वोल्टेज है वो नेगेटिव है, तो इसमें क्या होगा, बस उसी तरीके से चीज़ें हैं, बस इसमें जहाँ पे V पॉजिटिव था वहाँ यहाँ पे V नेगेटिव होगा, और यहाँ पे B नेगेटिव था तो यहाँ पे V पॉजिटिव आ रहा है। बस बी को इतना समझ लें कि ये EMI के साथ देता है, EMI के मुताबिक काम कर रहा होता है, ठीक है। और जो वी होता है ये वायलेशन होती है, उसकी खिलाफ वर्जी होती है कि EMI के अगेंस्ट, मतलब EMI के जिस सीक्वेंस में चलना होता है ना डाटा ने, उसके अगेंस्ट ये वोल्टेज क्रिएट करता है। ओके, अब यहाँ पे इन सब की डिटेल्स लिखी हुई हैं। और अब नेक्स्ट जो हमारा HDB3, इसको पहले देख लेते हैं। ये कहता है कि जो HDB3 है ये क्या करता है कि नेवर अलाउज मोर देन 3 कंसेक्यूटिव जीरो, ठीक है। तो ये 3 कंसेक्यूटिव जीरो से ज़्यादा अलाउ नहीं करता। जब भी इसका एनकोडर देखेगा कि 4 जीरो आ रही हैं, ठीक है, ये इन दो चीज़ों में से, इन दो सीक्वेंस में से कोई सीक्वेंस इंसर्ट कर देगा, ठीक है। या तो वो एक एंड पे V इंसर्ट कर देगा, वो किस बेस पे होगा अभी हम देखते हैं, या फिर ये होगा कि B00V की फॉर्म में उस हमारे डाटा को चेंज कर देगा। ओके, अब होता ये है कि इसको अभी हम यहाँ से इससे देखते हैं। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि हमारे पास 4 जीरोज़ हैं ये वाली, और इसको हमने B00V में चेंज किया है। किस बेस पे किया है, इससे पहले हमारे यानी जो कंसेक्यूटिव जीरोज़ हैं ना, ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं कि वंस कितने हैं। अगर वंस की तादाद इवन है तो हम B00V उसको पैटर्न में चेंज करते हैं, और अगर वंस की तादाद ऑड है, जैसे यहाँ पे 1 है, ये 4 जीरो है ना, तो इनसे पहले 1 आ रहा है, तो 1 की वजह से मतलब एक ऑड है, तो हम किस सीक्वेंस में चेंज करते हैं, 000V सीक्वेंस में। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कोई भी 1 नहीं है, मतलब 0 है, ठीक है। अमाउंट ऑफ जीरोज इज कितनी, अमाउंट ऑफ वंस इज 0, कोई एक भी 1 नहीं है। सिंपल, इसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट अब जो कि 0 भी इवन नंबर है इटसेल्फ, ठीक है, तो हमने यहाँ पे फिर अगेन से वही इन 4 जीरोज को भी B00V सीक्वेंस में चेंज किया है। ओके, अब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इसमें ये होता है कि हमने एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करना है। ओके, डिजिटाइजेशन क्या होती है, यही चीज़ होती है एनालॉग डाटा को डिजिटल में कन्वर्ट करना, ठीक है। इसमें 2 टेक्निक्स होती हैं, एक PCM होती है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, और एक डेल्टा मॉड्यूलेशन। हम इनको एक एक करके देखते हैं। पल्स कोड मॉड्यूलेशन कुछ यूँ होती है कि इसके जो एनकोडर होता है 3 इसमें पार्ट्स होते हैं। एक सबसे पहले सैम्पलिंग होती है, देन क्वांटाइजेशन होती है, और उसके बाद इनकोडिंग होती है, और फाइनली हमें जो है डाटा मिल जाता है। बेसिकली सैम्पलिंग क्या करती है कि हमारे एनालॉग सिग्नल को उसका एक समझ लें ग्राफ बनाती है, और ग्राफ बनाने के बाद क्वांटाइजेशन को देती है। क्वांटाइजेशन उसकी थोड़ी सी जो वोल्टेजेस की वैल्यूज़ होती हैं उनके साथ छेड़ाछाड़ी करती है, और छेड़ाछाड़ी करने के बाद वो उसको ज़ीरोज़ और वंस के सीक्वेंस में चेंज करती है, और इनकोडिंग देन फाइनली उस क्वांटाइज सिग्नल को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम कर क्या रहे हैं, एनालॉग सिग्नल है, ठीक है, एनालॉग डाटा कह रहे हैं, ठीक है। एनालॉग सिग्नल एनालॉग डाटा ही लेके आ रहा होगा ना, तो एनालॉग सिग्नल ने क्या किया अपने इसको डिजिटल डाटा में कन्वर्ट किया। ओके, वही है इसके 3 PCM के जो है क्या बोलते हैं कि पार्ट्स हैं, इसके कंपोनेंट्स हैं, सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन और इनकोडिंग। अब सैम्पलिंग कैसे होती है, सैम्पलिंग कुछ ये होती है कि ये आपका सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल जो डॉटेड लाइन है, ठीक है, इसको हमने डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमने इसकी सैम्पलिंग की। हमने डिफरेंट वोल्टेजेस पे डिफरेंट वैल्यूज़ थी वोल्टेज की, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई वोल्टेज होगी, यहाँ पे कोई होगी, और इसमें मुख्तलिफ मतलब एक मखसूस टाइम के बाद ना हमने अगली वोल्टेज की यहाँ पे मार्किंग लगा दी, ठीक है, कि यहाँ पे लेट्स से कोई वोल्टेज थी 1, यहाँ पे फिर 3 थी, यहाँ पे इस तरीके से 3.5 थी, इस तरीके से। तो हमने डिफरेंट वोल्टेज पे डिफरेंट मार्क्स लगाए, कुछ इस तरीके से छोटे छोटे टावर्स बना लिए, और इनके हिसाब से हमने एनालॉग सिग्नल को मैप किया। इस चीज़ को बोलते हैं आइडियल सैम्पलिंग। अच्छा, उसके बाद होती है नेचुरल सैम्पलिंग। नेचुरल सैम्पलिंग कुछ ये होती है कि हम उसी तरीके से मार्क लगाते हैं, लेकिन जो स्लोप होती है ना उसको हम सिग्नल के हिसाब से रखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हम जो हमारी
ऊपर से टॉप है इन ग्राफ्स की, इन रेक्टेंगल्स की, वो स्लोप है, मतलब एक क्या कर्व है इस सिग्नल की तरह, बिल्कुल जैसे एनालॉग सिग्नल इसकी तरह है। लास्ट जो हमारी टेक्निक है सैम्पलिंग की, मेथड है, वो कौन सा है, फ्लैट टॉप। इसमें ये होता है कि जब हम मैप करते हैं डिफरेंट वोल्टेजेस को, ठीक है, तो हम कुछ देर उस वोल्टेज को रोक के रखते हैं, और जब जिसकी वजह से हम उसको जब रोक के रखते हैं तो इस मार्क का जो फ्लैट ऊपर से टॉप है जो फ्लैट हो जाता है इस तरीके से, मतलब इसको हम इस तरीके से रेक्टेंगल्स की फॉर्म में, ये बेसिकली सिंपल वर्ड्स में ये है कि एनालॉग सिग्नल है, उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए पहले उसकी मैपिंग कर रहे हैं, ये सैम्पलिंग कर रहे हैं। और ये सैम्पलिंग जो हम करते हैं ये कुछ मखसूस टाइम के बाद, ठीक है, जिसको सैम्पलिंग आप कह सकते हैं, सैम्पलिंग रेट कह सकते हैं, या सैम्पलिंग पीरियड कह सकते हैं, जिसमें हम ये करते हैं कि एक वोल्टेज हमने देखी, फिर कुछ देर के बाद अगली वोल्टेज देखी, फिर इस तरीके से। ओके अब ये सारी इनकी डिटेल लिखी हुई है। ओके अब नाइक्यू सैम्पलिंग रेट क्या होता है? नाइक्यू सैम्पलिंग रेट ये हमें बताता है कि हमें कितना मिनिमम सैम्पलिंग रेट चाहिए कि हम सही सिग्नल हमें रिसीविंग साइड पे मिले, इन सिंपल वर्ड्स। तो नाइक्यू ये कहता है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी ओरिजिनल हमारे सिग्नल की, ठीक है, उसके अगर हम ट्वाइस फ्रीक्वेंसी पे सैम्पलिंग करें तो हमें जो सिग्नल है हमारा सही मिलेगा। अब इसके 3 रेट्स होते हैं सैम्पलिंग के, ठीक है। एक तो हमारा होगा डबल द नाइक्यूस रेट, ठीक है, उसमें 4f होगा, ठीक है, नाइक्यूस का 2f था ना, एफ एस से मुराद है हमारी जो सिग्नल की जो है वो क्या बोलते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी है, और 2fh का मतलब ये है कि हमारी जो सिग्नल में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ट्वाइस उसका। नहीं समझ आ रही? मतलब ये है कि आपका एक सिग्नल है, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 2 किलोहर्ट्ज़, ठीक है, तो हम उसको सैम्पलिंग कितने रेट पे करेंगे, 4 किलोहर्ट्ज़ की जो है वो फ्रीक्वेंसी भी करें, तो नाइक्विस्ट के मुताबिक ये है कि हमारा सिग्नल हमें दूसरी साइड पे प्रॉपरली हम उसको डिकोड करके बना सकते हैं। ओके अच्छा, ये हो गया 4f, देन 2f होगा सिंपली नाइक्विस्ट रेट, और f को जब हम करेंगे तो होगा मतलब हाफ हो जाएगा नाइक्विस्ट रेट का। अब इनकी यहाँ पे नीचे डिटेल लिखी कि कौन सा यूज़ करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स ये हमारी ओवर सैम्पलिंग हो जाती है, नाइक्विस्ट रेट परफेक्ट होता है, और ये हम करेंगे तो अंडर सैम्पलिंग हो जाएगी, और अंडर सैम्पलिंग से हमारा सिग्नल दूसरी साइड पे सही रिसीव नहीं होगा। अब ये इनके तीनों की इन्होंने फिगर्स दिखा के बताई हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले नाइक्विस्ट रेट में कुछ इस तरीके से अगर हम देखें, ये हमारा एनालॉग सिग्नल था, जब इसकी हमने सैम्पलिंग की तो कुछ यूँ हमारे पास ग्राफ बना जो कि इसको ऑलमोस्ट रिजेंबल करता है, इसी की तरह लगता है। ओवर सैम्पलिंग हमने जब की है तो कुछ इस तरीके से हो रहा है, ठीक है, और ये भी ऑलमोस्ट इसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जब हमने अंडर सैम्पलिंग की, यानी कि जो लास्ट वाला थर्ड वाला ऑप्शन था, ये एफ वाला ये वाला रेट जब हमने यूज़ किया तो हमारे पास अंडर सैम्पलिंग आई, और अंडर सैम्पलिंग में फिर ये आप देख सकते हैं कि सिग्नल की ऐसी तैसी हो गई। यहाँ पे एनालॉग ये था और सैम्पलिंग में कुछ यूँ हो गया। ओके अब PCM को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये सबसे मोस्ट कॉमन जो है वो क्या बोलते हैं कि टेक्निक है, और एम्प्लॉयज़ मतलब इसके लिए एक PCM इनकोडर में ज़रूरत पड़ता है, और इनकोडर में 3 प्रोसेस होते हैं, जिसमें से हमने सैम्पलिंग देख लिया, अब हमने क्वांटाइजेशन देखनी है और इनकोडिंग देखनी है। ओके अच्छा, कंपोनेंट्स होते हैं ये हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है, कि सैम्पलिंग का जो सर्किट होता है वो सैम्पल्स बनाता है, फिर वो पैम सिग्नल एक पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है क्वांटाइजेशन को देता है, क्वांटाइजेशन उसको कुछ यूँ डिजिटल डाटा के लिए रेडी करता है, एक सिग्नल को क्वांटाइज सिग्नल इसको बोलते हैं, और ये क्वांटाइज सिग्नल इनकोडिंग के पास जाता है, इनकोडिंग फिर इसको डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करता है। ओके